हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITN थिंकिंग। आज हम अपने टेस्ट जो हमारे मेंटरशिप ग्रुप में हुआ था, हाइड्रोकार्बन प्लस POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा 1 कह रहा है ब्यूटीन वन या ब्यूट 1 इसको बोल सकते हैं, मे बी कन्वर्टेड टू ब्यूटेन बाई रिएक्शन विद। तो आप जब भी दे दिया जाए तो उसको लिख लो, रिएक्टेंट क्या है? ब्यूट 1 है। तो 1 2 3 4 इस तरह से, और इससे क्या बनाना है? ब्यूटेन। क्या बनाना है? ब्यूटेन। मतलब कुल लगा हाइड्रोजनेशन करना है, यही ना होता है। और हमें पता है H2PD इज द हाइड्रोजनेशन, H2PD H2 निकल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई डाउट ही नहीं इसमें, ठीक है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? ऑन मिक्सिंग है सर्टेन एल्केन विथ क्लोरीन एंड इरिडेटिंग विथ UV लाइट इट फॉर्म्स 1 मोनोक्लोरो एल्केन, दिस एल्केन कुड बी। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में ना, इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है। इस बार भी आपके नीट के 2025 वाले एग्जाम में भी इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। वहाँ टोटल आइसोमर्स पूछ लिए थे, स्ट्रक्चर और स्टीरियो। अब इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एल्केन कोई दिया हुआ है, कोई एल्केन है, और हमें पता है एल्केन को हम Cl2H में डाल देंगे, क्लोरीन और UV लाइट UV लाइट में डालेंगे तो एल्किल हाइड बनता है। तो बोल रहा है कि ऐसा एल्केन, इन चारों ऑप्शन बताना है जो केवल एक मोनोक्लोरो एल्केन दे, मतलब हम मोनोक्लोरिनेशन कराने वाले। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इस तरह के सवालों को। तो बस सिंपल हमें करना क्या है, बारी बारी से लाना है। जैसे पेंटेन है, यहाँ पर वही इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन यहाँ मैकेनिज्म के थ्रू जाता है रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होगा यहाँ। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर मैं आपको फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन एक बार समझा ही दूँ तो कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लेते हैं CH4 है और इसका क्लोरिनेशन कराने है Cl2H। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है ये बन जाएगा CH3Cl + HCl। अब सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। क्लोरीन जो होता है ये लाइट में, ये क्या करेगा? टूट जाएगा, होमोलिटिक ब्रेक करेगा, और ये टूट के क्या बनेगा? Cl डॉट + Cl डॉट। फिर CH4 जो हमारा होता है, ये हमारे पास CH4, ठीक है। अब यहाँ ये दूसरा स्टेप होता है प्रोपेगेशन। ये इनिशिएशन था, ये प्रोपेगेशन। ये Cl डॉट अपने रेडिकल को इसके ऊपर लाने की कोशिश करेगा, H डॉट इससे मांग के, ये क्या बन जाएगा? CH3 डॉट और Cl डॉट। मतलब क्या किया क्लोरीन ने, CH3 डॉट HCl, क्योंकि Cl डॉट H डॉट लिया ना। तो इसने क्या किया, अपना जो रेडिकल था प्रोपेगेट कर दिया इस कार्बन वाले चेन पे, CH3 रेडिकल। तो इसने लिया क्या? हाइड्रोजन लिया, और फिर ये जो CH3 डॉट बना है और एक Cl डॉट जो बचा हुआ है वो कंबाइन करके CH3Cl बन जाएगा, और इस स्टेप को क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं। तो कुल मिला के हमें ये देखना है, जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होगा उसको एक क्लोरीन पकड़ेगा, वो HCl बना के निकल जाएगा, और जो दूसरा क्लोरीन होगा, जहाँ जहाँ डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे वहाँ वहाँ जुड़ जाएगा। अब जैसे इसी में क्लोरीन H है, तो हमें देखना है कि डिफरेंट हाइड्रोजन क्या हो सकते हैं। तो ये देखो, अगर ध्यान से देख पा रहा है कोई, तो अगर वो समझ पा रहा है, तो ये हाइड्रोजन जो निकलेगा, ये हाइड्रोजन दोनों सिमिलर टाइप के होंगे। ये हाइड्रोजन जो निकलेगा, ये हाइड्रोजन दोनों सिमिलर टाइप होंगे, और ये 3, इससे 3 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 पॉसिबल। और हमें क्या बनाना है? 1 मोनोक्लोरो एल्केन। 3 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब एक बार A साइड पे जुड़ेगा तो इसका नाम होगा 1 क्लोरोपेंटेन, B साइड पे जुड़ेगा नाम होगा 2 क्लोरोपेंटेन, और C साइड पे जुड़ेगा तो 3 क्लोरोपेंटेन। आइसोपेंटेन की बात करते हैं तो आइसो ग्रुप इस तरह से बनता है, इस तरह से होता है ये। अब यहाँ पर अगर हम क्लोरिनेशन करेंगे, आइसोपेंटेन 1 2 3 4 5, ठीक है। आइसोपेंटेन को हम 2 मिथाइल ब्यूटेन भी बोलते हैं। तो इसका हम क्लोरिनेशन कर देंगे, इसका क्लोरिनेशन करेंगे तो Cl2H। अब Cl2H करेंगे तो अब देखो पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या आ सकता है। पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ से आ सकता है, इन दोनों से तो सेम आएगा, एक यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ से भी एक आएगा प्रोडक्ट, यहाँ से टोटल 4 प्रोडक्ट आएंगे। अच्छा, यही एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बोला था कितने स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों बनेंगे, तो 4 ये बनेंगे और 2 स्टीरियो बन जाते थे। 6 आंसर उसका था जो इस बार क्वेश्चन आया था। बाकी हम इसको देख लेते हैं। नियोपेंटेन हमारा इस तरह से होता है प्लस साइन की तरह। तो यहाँ सारे के सारे हाइड्रोजन सिमिलर होते हैं, तो यहीं से जो क्लोरिनेशन करेंगे एक ही सिंगल प्रोडक्ट आएगा, वो यही प्रोडक्ट होगा। इन चारों में से कहीं भी जुड़ेंगे। और प्रोपेन से कितने प्रोडक्ट आएंगे? प्रोपेन से अगर हम बात करें क्लोरिनेशन, स्ट्रक्चरल की बात करेंगे, स्टीरियो बात नहीं करेंगे। यहाँ से इन दोनों से एक और एक यहाँ, तो 2 प्रोडक्ट आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो एक प्रोडक्ट देगा? ऑप्शन C हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द ट्रीटमेंट ऑफ टॉल्विन। क्वेश्चन क्या है? टॉल्विन का रिएक्शन किसे कराना है? क्लोरीन इन FeCl3, Cl2 + FeCl3। तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बहुत सिंपल है। अगर Cl2 FeCl3 से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? इसके FeCl3 अगर हम बात करें तो इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में Cl इलेक्ट्रॉन क्लाउड डाल देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डाल देगा। ये बन जाएगा FeCl4-, और ये क्या बन जाएगा? Cl+। अब Cl+ बन जाएगा तो Cl+ हमारे क्या होगा? हाँ, बेंजीन के
ऊपर ही जुड़ेगा, सॉरी यहाँ टॉल्यूइन है। अब हमारे पास Cl+ है, Cl+ हमारे पास जो जुड़ गया। अब हमें पता है बेंजीन किस पोजीशन में अमीर है, ऑर्थो पैरा पे होता है प्लस H के कारण, तो यहाँ जो Cl+ जाए पर जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोरो ऑर्थो पैरा क्लोरोटॉल्यूइन बन जाएगा, ऑर्थो क्लोरोटॉल्यूइन एंड पैरा क्लोरोटॉल्यूइन बन जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड फॉर्म बाय द रिजल्ट ऑफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपाउंड फॉर्म बाय द रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय KMnO4। तो KMnO4 हमें पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इथाइल बेंजीन KMnO4 के साथ रिएक्शन करके, अच्छा बहुत लोग को लग सकता है कि एक है दो है तो दो COH, एक कार्बन बाद COH जुड़ेगा, नहीं, यहाँ जो बनता है कंपाउंड बेंजोइक एसिड बनता है। ये छोड़ो, अगर आप 3-4 भी कार्बन लगा दोगे तो पर वो बेंजोइक एसिड बनाएगा। अच्छा ये रिएक्शन जब भी इस पर अल्फा हाइड्रोजन होगा वो बेंजोइक एसिड बनाएगा, लेकिन अगर ये रिएक्शन होगा तो KMnO4 इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों, अल्फा H होना जरूरी चाहिए, ये बेंजीन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस पर हाइड्रोजन होगा तभी वो बेंजोइक एसिड बनाएगा। इसमें क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो बेंजोइक एसिड बनेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, बोला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 - MgX है। अब ये हमारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो काम करता है, एक तो न्यूक्लियोफाइल की तरह और एक बेस की तरह। अगर इसको एसिडिक हाइड्रोजन दिख गया, और दुनिया में सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो सबसे पहले वो क्या कर लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, क्यों, कार्बन sp से जुड़ा है, तो इसी को पकड़ेगा और इसी को पकड़ के तुरंत हमारा कौन सा गैस रिलीज हो जाएगा, CH4। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, यहाँ पर सिंपली क्या होगा, यहाँ पर हमारा होगा एसिड बेस रिएक्शन होगा और मीथेन गैस मिल जाएगी। तो बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। तो ये हमें रखना है कि एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ने का काम करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहला काम बेस की तरह, अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता तो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर जाता। ये क्वेश्चन भी हमारा ओजोनोलाइसिस का सवाल सिंपल है। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन द एल्कीन एफोर्ड द कंपाउंड बी, और ये हमारे पास एल्कीन है, इसका ओजोनोलाइसिस किया गया। तो अगर आपको पता हो तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, जैसे ये है CH3 है, अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज कर दूँ CH, अब यहाँ पर इस तरह से ओजोनोलाइसिस जब इसका करते हैं, इस कंपाउंड करेंगे तो बनेगा यहाँ O, यहाँ C, यहाँ O, यहाँ O, यहाँ O, यहाँ H, यहाँ CH3। और फिर जैसे ही जिंक वाटर डालेंगे तो इसका रिड्यूसिंग ये क्लीवेज हो जाएगा, क्लीवेज होकर ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन ये अलग से निकल जाएगा, ये भी बन जाएगा एल्डिहाइड और ये भी बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3 CHO यहाँ से बनेगा और CH3 CHO यहाँ से भी बन जाएगा, CH3 CHO यहाँ से बन जाएगा, CH3 CHO यहाँ से भी बन जाएगा। तो बस इसी को देखना था, सवाल सिंपल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एस्टाल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक के लिए बस हमें देखना है, ये देखो ध्यान से देखो, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा नॉन एरोमेटिक है। क्यों, यहाँ रेजोनेंस कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, ये नॉन एरोमेटिक, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, तो दिस इज नॉन एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये एरोमेटिक, ये होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, लेकिन होता है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, क्यों, इसका शेप्ड होता है टब शेप्ड होता है, ठीक है, टब शेप्ड की तरह होता है। ठीक है, उल्टा बना दिया इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे उसको, सॉरी इस तरह से होता है। तो यहाँ पर बोलते हैं प्लेनर नहीं हो पाता, नॉन प्लेनर होना कारण नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक होगा। हाँ, ये हमारा एंटी एरोमेटिक होगा कि इसमें 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एंटी एरोमेटिक ही हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा एंटी एरोमेटिक तो हमें पता ही ये होता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5th and 6th हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, तो ऑप्शन हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, हाइड्रेशन कराना है। तो ये एक चीज़ याद रखना कि एल्काइन का जो हाइड्रेशन होता है वाटर तो रहेगा ही, एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं H2SO4 HgSO4, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा H2SO4 HgSO4। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये कैटलिस्ट की तरह इसको समझो। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसको शॉर्टकट ट्रिक बताऊँ तो यहाँ पर होता क्या है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, जाहिर सी बात है, एक H, अब यहाँ में जो कार्बन ज़्यादा अमीर होगा वही जाएगा। ठीक है, तो जो कार्बन ज़्यादा अमीर होगा वहाँ जाएगा H और दूसरी जगह जाएगा क्या, OH, यही कॉन्सेप्ट होता है ना, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ये अल्फा हाइड्रोजन कारण ये H ज़्यादा अमीर होगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म करा देंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन उड़ के यहाँ चला जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्डो और यहाँ पर CH3, ये हो जाएगा हमारे पास कीटोन। तो कीटोन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एसीटोन इसको बोलते हैं, प्रोपेनॉन। तो ये याद रखना कि जब भी एल्डिहाइड नहीं बनता, अगर यहाँ पर एसिटिलीन होता तो एल्डिहाइड बन जाता, लेकिन यहाँ पर
जब भी हमारे पास 3 कार्बन से ज़्यादा एल्काइन का होगा, 3 या 3 से ज़्यादा, तो हमेशा कीटोन बनाएगा। तो यहाँ एसीटोन एक ही ऑप्शन में, उससे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको याद रहेगा वो तुरंत कर लेगा। बोला 2 हेक्साइन से ट्रांस 2 हेक्सिन बनाना है, किसके साथ ट्रीटमेंट कराएंगे। तो 2 हेक्साइन है, हेक्साइन, तो एल्काइन से अगर हमें ट्रांस एल्किन बनाना होता है, ट्रांस एल्किन बनाना होता है, तो जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं 2 चीज़ होते हैं, एक सीस और एक ट्रांस। तो सीस एल्किन बनाने के लिए लिंडलार कैटलिस्ट, H2PD चारकोल क्विनोलिन, और इसके लिए हम लिखते हैं बर्च रिडक्शन, बर्च रिएजेंट। तो बर्च रिएजेंट, अब बर्च रिएजेंट क्या होता है, सोडियम लिक्विड अमोनिया या लिथियम लिक्विड अमोनिया में से कोई एक कर सकते हैं, और लिथियम लिक्विड अमोनिया। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ H2PD चारकोल क्विनोलिन ये ले लेंगे, तो ये हम ले लिया करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द गैस लिबरेटेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाई पोटेशियम सक्सिनेट सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस का सवाल है, तो बस सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा। पहले सक्सिनेट याद है, सक्सिनिक एसिड कैसे बनता है, सक्सिनिक एसिड होता है ओम्स करके हमें याद होना चाहिए, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। तो ये होता है COH CH2 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 COH। लेकिन इसका सॉल्ट बनाना है तो इसी को CO-K+ बना देंगे, डाइपोटेशियम डाइपोटेशियम। ठीक है, अब याद करो, अगर आप याद करो कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस में, तो कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता था, या तो अलग अलग 2 मॉलिक्यूल लेते थे या तो इसी को लॉस कराते थे। तो यहाँ से भी CO2 गैस बन के निकलेगा, यहाँ से भी CO2 गैस निकलेगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी रेडिकल जनरेट होगा और यहाँ पे भी रेडिकल होगा। तो यहाँ CH2 रेडिकल यहाँ जनरेट होगा और CH2 रेडिकल यहाँ जनरेट होगा। तो आपस में रेडिकल रेडिकल के पाई बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एल्कीन। ये इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे ये होता है ना, अगर आप लोग को याद रहे हो तो रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, तो एल्काइन बन जाएगा। तो इथीन इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है टॉल्विन है KMnO4 के साथ रिएक्शन करके ए बना रहा है, फिर SOCl2 के साथ रिएक्शन करके बी बना रहा है, फिर H2PD के साथ सी बना रहा है। तो लिख लेते हैं, टॉल्विन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि KMnO4 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, यहाँ अल्फा H है, इसमें बदल देगा, इसको बेंजोइक एसिड में बदल देगा। फिर बेंजोइक एसिड क्या करेगा, बेंजोइक एसिड क्या करेगा, SOCl2 ले लेगा, SOCl2 क्या करेगा, बेंजोइल क्लोराइड में बदल देगा, COCl, और फिर COCl में क्या डाल देंगे, H2PDBSO4। अब H2PDBSO4 क्या करेगा, बेंजोइल क्लोराइड किस में बदल देगा, बेंजल्डिहाइड बदल देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, CCH5CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। 4 कंपाउंड दे दिया गया, इसमें बताना है हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका है। तो सवाल बहुत सिंपल है, बस इसको तोड़ देंगे और बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो ये सवाल बहुत सिंपल है, इस सवाल में बस देखना है कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा वही होगा। अगर हम इसको तोड़ेंगे, हमें पता है हमेशा जो टूटेगा वो ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ निगेटिव निगेटिव, इधर की तरफ भी टूटेगा। अब ये तो हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पर डबल सिंगल सिंगल आ गया, तो यहाँ रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, तो एरोमेटिक होने का सवाल नहीं है। ये भी एरोमेटिक नहीं हो सकता, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो खराब हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ए इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, तो हमें देखना है कि बस ग्रुप का पावर देखना, सारे में बेंजीन है, हमें बेंजीन पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, और कितना फास्ट शो करेगा, जाहिर सी बात है इन सब के सामने अगर हम इलेक्ट्रोफाइल फेंकेंगे तो जो हमारा बेंजीनिंग ज़्यादा अमीर होगा वो फास्ट अटैक करेगा। ये क्या करेगा, -I लगाएगा, क्लोरीन ओवरऑल, ये +M लगाता है, ये +H, और ये लगाता है -M। और हमें पता है कि अगर बेंजीनिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ानी है, बेंजीनिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M +H एंड +I, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज़्यादा -M होगा उतना ज़्यादा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल -H -I। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को लगा लो, तो सबसे ज़्यादा हमारा बेंजीन कौन अमीर होगा, बी होगा, फिर हमारे पास ए होगा, बी के पास सी, सॉरी बी सी, क्योंकि +H लगा रहा है, फिर ए और डी, और जितना ज़्यादा अमीर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट, तो BCAD ही ऑर्डर हो जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन कर लेते हैं फिर से। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 ग्राम अननोन हाइड्रोकार्बन अपॉन बर्निंग प्रोड्यूस 88 ग्राम ऑफ CO2 एंड 9 ग्राम H2, दिस अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेन्स। ये अननोन हाइड्रोकार्बन क्या कंटेन करेगा। तो सवाल बहुत सिंपल है हमारा, अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई अननोन हाइड्रोकार्बन मान लेते हैं CXH5, इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा CO2 और H2, ऑक्सीजन एक्सेस में देंगे, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। हमारे पास 88 ग्राम ऑफ CO2 आ रहा है, हमें पता है CO2 का मॉलिकुलर मास क्या होता है, 44 होगा, तो ये 2 मोल मिल जाएगा, 2 मोल। ठीक है, और H2O 9 ग्राम है, मतलब ये ½ मोल मिलेगा,
अब 2 मोल अगर CO2 है तो यहाँ भी कार्बन 2 मोल होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए यहाँ पे, और 2 मोल हमारे कार्बन का वेट होगा 24 ग्राम, और हाफ मोल H2 मतलब हाइड्रोजन का वेट 2 होता है तो हाफ मोल H2 का 1 ग्राम, और 25 ग्राम है तो 24 + 1 इसी तरह फॉर्म में होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत शॉर्टली मेथड से इस क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी मोल कॉन्सेप्ट से डिटेल भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, बेंजीन और नाइट्रेशन गिव नाइट्रोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4। ठीक है, यहाँ पर हमें H2SO4 और HNO3 का बताना है वर्क क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो H2SO4 अगर हम बात करें तो H2SO4 यहाँ किसकी तरह बिहेव करता है, वो बेस की तरह बिहेव करता है, सॉरी H2SO4 एसिड की तरह बिहेव करता है और HNO3 बेस की तरह बिहेव करता है। क्यों ऐसा होता है आप समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 2H+ आयन देगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और इसी से रिएक्शन करने के बाद नाइट्रोनियम आयन मिलेगा, इसी से रिएक्शन करने के बाद नाइट्रोनियम आयन मिलेगा। अगर आप इसका मैकेनिज्म में थोड़ा देखना चाहें तो इस तरह से कुछ बनता है, HNO3 होता है ना, HNO3 का अगर स्ट्रक्चर बना पाए, H2SO4 का जो स्ट्रक्चर इस तरह होता है ना, H2SO4 का स्ट्रक्चर इस तरह होगा। ठीक है, ये हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर है। HNO3 की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह से कुछ बना सकते हैं, 5 बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बनाएगा ऐसे। ये बेस की तरह काम करेगा तो इसेंशियली हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, NO2 OH2 पॉजिटिव, और हमें पता है वाटर ये गुड लिविंग ब्रॉन के निकल जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, NO2+ इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ किसकी तरह बात किया, ये बेस की तरह एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ने चला गया, यहाँ HSO4 -1 के निकल गया होगा, तो HNO3 एक्ट एज ए बेस एंड H2SO4 एक्ट एज एन एसिड, तभी से वहाँ जाकर नाइट्रोनियम आयन बनता है। ठीक, इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। क्या बोला था, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ 4-ब्रोमो 2-नाइट्रोइथाइल फ्रॉम बेंजीन। अब देखो इसके लिए सबसे पहले जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो पहले किससे बनाना है, बेंजीन से बनाना है। बेंजीन से क्या बनाना है, बेंजीन से बनाना है 4-ब्रोमो 2-नाइट्रोइथाइल बेंजीन, तो 4-ब्रोमो 2-नाइट्रोइथाइल बेंजीन, तो इथाइल बेंजीन पहले लिख लो, 4 पे ब्रोमो मतलब यहाँ, और 2 पे नाइट्रो। ठीक है, अब यहीं से हमें माइंड में आएगा कि हम क्या क्या करें। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए टाइम थोड़ा लगेगा, आप सोचोगे सबसे पहले कि हमें क्या करना है। हमारे पास ये 4 रिएक्शन है, सारे रिएक्शन करा के देखोगे तब तुम्हें आइडिया लग पाएगा। जैसे अगर मैं ओरली कराने की कोशिश करूँ, अगर आप लोग मेरी बात सुन पाएँ, अगर मैं एसाइलेशन करा दूंगा तो ये COCH3 बन जाएगा यहाँ पे, फिर Br2 Br3 जोड़ूंगा तो मेटा पे जाकर जुड़ जाएगा Br। ठीक है, और फिर हम H2SO4 जिंक डाल देंगे तो H2SO4 अरे HNO3 H2SO4 डाल देंगे तो नाइट्रेशन कहाँ हो जाएगा, अगर मैं थोड़ा समझा पाऊँ पहले क्वेश्चन में, तो एसाइलेशन करेंगे तो COCH3 बन जाएगा। COCH3 बनने के बाद इसका हम अगर Br2 FeBr3 करेंगे, LBr3 जो भी है, तो क्या जुड़ेगा, ये मेटा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो Br मेटा पे जाकर जुड़ जाएगा, COCH3 मेटा पे जाकर Br जुड़ जाएगा। फिर हमें क्या डाला, फिर हम लोगों ने डाला नाइट्रेशन करा दिया। अब नाइट्रेशन क्या करेगा, नाइट्रेशन के लिए अगर हम ध्यान दें, तो नाइट्रेशन क्या करा सकता है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये प्लस है, लेकिन हाँ इसमें माइनस है भी लगेगा, तो मेटा की माइनस वाले ग्रुप की बात मानेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, मतलब NO2 यहाँ आ जाएगा। हालांकि ये भी बहुत सारी इसमें पॉसिबिलिटी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे जो कि हमारे रिएक्शन को गड़बड़ करेंगे, तो ये हमारे चांसेस कम हो गए, क्योंकि यहाँ पर हम फिर जिंक HCl डालेंगे तो ये क्या करेगा, इसको CH2CH3 तो बना देगा, लेकिन जो हम प्रोडक्ट चाह रहे थे वो बन पा रहा है क्या, यहाँ तो 24135 पे आ रहा है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ ब्रोमीन है, सेकंड ऑप्शन में हम एसाइलेशन करेंगे तो पहले तो हम CH3COCl ये सब डाल देंगे, NH3Cl3, तो एसाइलेशन हो जाएगा। जैसे ही फिर इसके बाद जिंक HCl डालेंगे, जिंक HCl क्या करेगा, जिंक HgHCl क्या करेगा, यहाँ पर इसको CH2CH3 बना देगा। फिर Br2 क्या करेगा, Br2 जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, पैरा पे ब्रोमो आ जाएगा, और पैरा पे ब्रोमो आ जाएगा CH2CH3, पैरा पे ब्रोमो। ठीक, अब हमें क्या कराना है, अब हमें कराना है HNO3 और नाइट्रेशन कराना है, और नाइट्रेशन हमें पता है HNO3 H2SO4 नाइट्रेटिंग एजेंट, इसका पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो आर्थो पोजीशन भी आ जाएगा, तो आर्थो पोजीशन में हम ला देंगे इसको। ठीक है, Br माइनस है तो ओवरऑल अल्फा एस इसको देख लेंगे, तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन ये लग रहा है CH2CH3 NO2 और Br, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बाकी सब चेक करेंगे तो नहीं आएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन है हमारा साइक्लाइजेशन करता है, बेंजीन बनाने का काम करता है मोलिब्डेनम ऑक्साइड। लेकिन देख लेते हैं कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब 7 है तो टॉल्यूइन बन जाएगा, 6 रहता तो बेंजीन बन जाता, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्या करता है, साइक्लाइजेशन, इसको एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन रिएजेंट। आप लोगों ने NCERT में पढ़ा होगा एरोमेटाइजेशन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग टू द लसाइन टेस्ट, इनमें से कौन सा टेस्ट है जो लसाइन टेस्ट को नहीं बताता। तो लसाइन टेस्ट किसके लिए यूज होता है आपको पता ही होगा, हेलोजन के लिए होता है, नाइट्रोजन सल्फर सल्फर नाइट्रोजन इन सब के लिए होता है। अगर हम ये हमारे पास हेलोजन है तो इसके लिए तो करेगा ही करेगा, नाइट्रोजन के लिए करेगा, एक सल्फर के लिए करेगा, कार्बन के लिए नहीं करता, कार्बन के लिए नहीं करता, कार्बन सिंपली कॉपर ऑक्साइड से हीट करके बना लेते हैं। तो ऑप्शन सेकंड ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो रिएक्शन है ये हमारा इस रिएक्शन को बोलते हैं एनहाइड्रस AlCl3HCl जो हमारा होता है ये आइसोमराइजेशन होता है। तो यहाँ कितने कार्बन है, 6 कार्बन सीधे हैं, तो एक ब्रांच में आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और एक ब्रांच में आ जाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बोला है कि फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो अगर आपको याद हो कि ये है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, ये बनाता है हमारे पास AMKF प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, और HgOC हमारा क्या करता है, ये मार्कोनिकॉफ बनाएगा, ये मार्कोनिकॉफ बनाएगा। हालांकि इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता, कंसर्टेड स्टेप होता है। अब मार्कोनिकॉफ होगा तो ए से जो प्रोडक्ट बनेगा वो पता ही आपको, जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा या साइड में OH जुड़ जाएगा, तो ये तो हमारा ये हो जाएगा। अब ये ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, ये दोनों तो कट गए। ये अब बी की बात करें तो मैंने बोला कि बीच में जुड़ेगा, अब बीच में जुड़ेगा और यहाँ पर एक चीज़ मैंने बोलता है कि रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट की चांसेस भी नहीं होगी, कार्बोकेटायन बनेगा नहीं। तो यहीं पर यहाँ वाले पोजीशन पे यहाँ जाकर OH जुड़ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है अगर आप देख पा रहे हो तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो NH2 ग्रुप इन द एनिलीन इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड दिस इज पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बात एकदम सही है कि NH2 ग्रुप जो होता है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है और ये पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। लेकिन अगला स्टेप बोला है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। हाँ, एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं जाता, क्यों? क्योंकि अगर हम एल्काइलेशन रिएजेंट देखें AlCl3 CHCl3 CH3Cl या AlCl3 CH3COCl, तो दोनों में हमारे पास क्या होता है, दोनों में हमारे पास होता है लेविस एसिड, और लेविस एसिड इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एनिलीनियम आयन। तो जो एनिलीनियम आयन जो सॉल्ट बना है वो हमारा मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है और ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को फेवर भी नहीं करता है। ठीक है, तो यही एक रीजन है कि एनिलीनियम आयन ड्यू टू द साल्ट फॉर्म बाय द एनिलीन, इससे एनिलीनियम आयन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो अब अवेलेबल नहीं है लोन पर किसी पोजीशन पर अटैक करने के, तो हमारा ये इसीलिए बोलते हैं कि एनिलीन जो होता है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ये भी हमारा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो ये हमारा जो होगा ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर लेगा, अल्कोहल बना लेगा, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ को। ठीक है, वहाँ अलग रिएजेंट था, ये भी सेम काम करेगा। वहाँ पर HgOC ले रहे थे और यहाँ पर NaBH4 और यहाँ पर सिंपली ये ले लेंगे। अब इससे बनाएगा क्या, अगर ये मार्कोनिकॉफ होगा तो ये वाला जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आ जाएगा, यहाँ से और यहीं पर OH आ जाएगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ होगा तो OH कहाँ आ जाएगा, OH हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ए हमारा ये हो जाएगा, बी हमारा ये होगा। देख लो ए कौन सा है, ए ये और बी ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी सब तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाकी सब तो नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा POC का पहला क्वेश्चन आ गया है, बोला ऑन हीटिंग सम सॉलिड सबस्टेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, द टेक्निक यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सबस्टेंस बेस्ड ऑन द एबव प्रिंसिपल इज नोन एज। तो याद रखो कि जब भी कोई सॉलिड सबस्टेंस में, मतलब अगर हमारे पास बोलते हैं कि सब्लिमेबल कंपाउंड हो और नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज़ हो, तो उसको सॉलिड से गैस स्टेट चेंज कराने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो सब्लिमेशन टेक्निक यूज करते हैं। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। द मेथड यूज फॉर द क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द हैलोजन, तो डुमाज मेथड हो गया, जेल्डाल मेथड हो गया, ये किसके लिए होता है, नाइट्रोजन के लिए यूज होता है। कैरियस मेथड जो होता है वो हैलोजन फास्फोरस इन सब के लिए होता है। तो कैरियस मेथड हैलोजन्स के लिए, ये हैलोजन और सल्फर्स के लिए, इन सब के लिए होता है। तो कैरियस मेथड इज द यूज फॉर द हैलोजन, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द टेक्निक यूज टू प्यूरिफाई लिक्विड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास बहुत सारे ग्रुप लगे होने चाहिए, एंड गेटिंग डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए जो टेक्निक होता है वो होता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, इसके लिए जो हम लेते हैं ग्लिसरॉल को सेपरेट करते हैं। ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाइन इंडस्ट्री इन द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। अभी आगे वो क्वेश्चन भी आपको दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा था कंपाउंड गिव ब्लड रेड कलर इन द लसाइन टेस्ट। तो ब्लड रेड कलर किसके साथ आता है, FeCl3 के साथ, Fe3+ आयन। यदि हमारे कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन दोनों है, सल्फर नाइट्रोजन दोनों है, तो HCN- बन जाता है और इससे जो हमारा कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो FeHCN2+ बनेगा। और उसी के कारण जो हमारे पास FeHCN2+, उसी कारण हमारा जो कंपाउंड का कलर आता है वो ब्लड रेड कलर आता है। तो हमें ऐसा ढूंढना है कि जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो, तो नाइट्रोजन सल्फर ही ब्लड रेड कलर देगा FeCl3 के साथ रिएक्शन करने पर। नाइट्रोजन सल्फर इसमें नहीं है, इसमें नाइट्रोजन सल्फर नहीं है, इसमें नहीं है, ये कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन सल्फर दोनों है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप इसको पढ़ पाएँ, द जेल्डाल मेथड
फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो जो जल्डाल मेथड होता है वो किसके लिए यूज होता है? तो हमें पता है जल्डाल मेथड जो होता है, अगर हम डुमाच तो सबके लिए हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए, लेकिन जल्डाल मेथड अगर कोई नाइट्रोजन रिंग में है, NO2 कंपाउंड है, एजो कंपाउंड है, तो मतलब नाइट्रो कंपाउंड, एजो कंपाउंड, और अगर नाइट्रोजन हमारी रिंग में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, इसके लिए हम जल्डाल मेथड यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ अमोनियम सल्फेट बनाना होता है और NH2 से बन पाएगा जो बाहर होगा, इन तीनों से नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 4। तो ये मेथड है जिससे हम जल्डाल मेथड में नाइट्रोजन एस्टिमेट कर लेंगे। यदि हमारे पास नाइट्रो, एजो या नाइट्रोजन रिंग में होगा तो हम जल्डाल मेथड यूज करके हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन 4 ही है जो कि जल्डाल मेथड से हमारा एस्टिमेट कर पाएगा नाइट्रोजन को। ये क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल याद होने चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोग को नोट्स भी दिया था और मैंने बोला था हाईलाइट पॉइंट करके कि इसको पढ़ लो, इसी से क्वेश्चन आएंगे। अब देख लो, उस तरह क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में भी आते हैं, नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का, जे में भी कई बार इस तरह क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ठीक है, और सेपरेशन ऑफ एनिलीन वाटर मिक्सचर। अब हमें एनिलीन वाटर मिक्सचर के लिए अगर आप याद करे रहो तो एनिलीन वाटर मिक्सचर के जो टेक्निक यूज करते हैं हम लोग, वो हम स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। अभी हम लोगों ने ग्लिसरॉल के लिए बात किया था, ग्लिसरॉल तो हमारा हो जाएगा आराम से डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। क्रूड ऑयल के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो हमारा डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट, और बचा क्या? अगर हम बात करें सेपरेशन ऑफ एनिलीन क्लोरोफॉर्म मिक्सचर, ये तो डिस्टिलेशन हो जाएगा। तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बोला ए लिक्विड कंपाउंड कैन बी प्योरीफाइड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन ओनली इफ इट इज। एक लिक्विड कंपाउंड को प्योरीफाई किया जाएगा स्टीम डिस्टिलेशन की ओनली इफ हमारा जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? स्टीम वोलाटाइल, और वो क्या होता है? इमिसिबल विथ वाटर। ये इसके लिए कंडीशन, अगर आप इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर कॉलम और एडजॉर्प्शन, ये तीनों मतलब एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के एग्जाम्पल हैं। और ठीक है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में पेपर क्रोमेटोग्राफी आता है, तो इस बात को याद रखना। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन है रेड हॉट आयरन ट्यूब है, अगर आप इसको देख लें तो ये कुछ इस तरह से होगा। अगर हम इस कंपाउंड को बनाएंगे तो ये कंपाउंड, अगर हमारे पास एसिटिलीन होता तो इससे बेंजीन बन जाता। हमारे पास ये है तो 3 मोल अगर हम डाल के बनाएंगे तो ये हमारा बनता है मेसिटिलीन बनता है। ये हमारा बेंजीन इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब इसमें तुम्हें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए बोला था, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करना, अगर हम इसको फैलाना पड़ेगा यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ। अगर हम बात करें तो 6 तो यहीं पर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर हम बात करें तो 6 4 10, अगर हम बात कर पा रहे हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 यहाँ से हो गए, सिग्मा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएंगे। सॉरी, अगर इसमें अगर हम बात करें तो एक चीज़ तो मिस हो गया ना, हम लोगों ने 3 हाइड्रोजन ये वाले नहीं काउंट किए यहाँ पे, तो हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे टोटल 21 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन ए गुड यील्ड बाय वुड रिएक्शन। तो वुड रिएक्शन हमेशा याद रखना होता है कि डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड सिमेट्रिकल बनाने के लिए होता है। डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम करने के लिए तो इवन नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है और सिमेट्रिकल बनाता है। तो ऑड नंबर कौन सा है? ऑप्शन 2 ही है ऑड नंबर, यही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोगों ने देखा था अभी कि यही मीथेन विद Br2 ही जो हमारा होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जाता है। तो मीथेन विद Br2 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे पास अगर याद रखो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। और डीकार्बोक्सिलेशन क्या करता है? डीकार्बोक्सिलेशन हमारे पास CO2 गैस रिलीज करा देगा। हाँ, तो डीकार्बोक्सिलेशन में जो होता है सोडा लाइम होता है, तो यहाँ CaO ही होगा, कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है जो डीकार्बोक्सिलेटिंग रिएजेंट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये HBr परऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है ना, अगर आप इसको देख रहे हैं O2 है, परऑक्साइड है। परऑक्साइड क्या करता है? मार्कोनिकॉप या एंटी मार्कोनिकॉप, AMK एंटी मार्कोनिकॉप प्रोडक्ट बना देगा। यहीं पर Br जुड़ जाएगा, कहाँ पर ऑप्शन है? यहाँ H, यहाँ Br। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन हमारा C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर मास। अगर मॉलिकुलर मास बराबर हो, मॉलिकुलर मास अगर बराबर हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? आइसोमर के लिए नंबर ऑफ ब्रांचिंग। तो फॉर आइसोमर नंबर ऑफ ब्रांचिंग, ये कब लगाते हैं? फॉर आइसोमर्स। अब देख लो भाई, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आ जाएगा? हेप्टेन का आ जाएगा, ये हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हेक्सेन आ जाएगा। यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं? 4।
यहाँ 5 कार्बन और यहाँ पे भी अगर हम देखें 4 कार्बन, तो 6 के बाद 7 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 5 आना चाहिए, तो AEC आना चाहिए। AEC एक ही ऑप्शन में, और बी और डी में कौन ज़्यादा होगा? बी ज़्यादा होगा डी से। क्यों? यहाँ ब्रांचिंग आ गई, तो ऑप्शन हमारा 4th हो जाएगा। ये क्वेश्चन वही है जो ब्लड रेड वाला क्वेश्चन था, वही बोला इन लसाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव्स ब्लड रेड कलर विथ Fe3+ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो यही देता है SCN-2 के साथ रिएक्शन करके Fe3+ प्लस SCN-2 के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाता है? FeSCN2 प्लस। क्या बन जाता है? FeSCN2 प्लस। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि फॉर द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया इसका KMnO4 के साथ रिएक्शन करना है, और KMnO4 हमें पता है कि एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्लीव करके पहले तो एल्डिहाइड बना के फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड बन जाएगा। तो दोनों मॉलिक्यूल एसिड बन जाएंगे, ये COH इधर से भी COH, 2 मॉलिक्यूल बन जाएगी। तो साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा 1 आ जाएगा, ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा शानदार है, बोल रहा है कि अगर हमारे पास विसिनल डाइब्रोमाइड है तो ये एल्काइन कैसे बन सकता है। तो ये एक चीज़ याद रखना है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। अब इसको थोड़ा मैकेनिज्म के थ्रू देख लेते हैं। एल्कोहलिक KOH आएगा तो क्या करेगा? एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? किसी बीटा हाइड्रोजन को खा जाएगा, तो ये हाइड्रोजन मान लेते हैं, ये खा जाएगा, ये अल्फा ये बीटा, ये OH माइनस जाएगा, इसको करेगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, यहाँ से Br निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा Br। अब यहाँ एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। अब NaNH2 क्या करेगा? 2 बार से भी करा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट तरीका ये होता है, NaNH2 भी वही अल्फा बीटा वाला हाइड्रोजन को खाएगा, ये जाएगा और ये इसको निकाल देगा, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा जो है, ये हमारे पास HCl के साथ रिएक्शन है, तो एडिशन रिएक्शन ही होगा, सब्स्टिट्यूशन ही होगा। अब एल्कीन हमारे पास है तो आराम से कर लेगा। अब एल्कीन है तो कहाँ जुड़ेगा? सबसे पहले अगर हम देखें तो CH2, अमीर यही कार्बन होगा, क्यों? अल्फा हाइड्रोजन का 2 निगेटिव यहाँ बनेगा, तो CH2 CH CH2 और यह यहाँ जुड़ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा। लेकिन क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है? नहीं। तो इसको रीअरेंजमेंट करा के हाइड्रोजन को यहाँ कूदा दें, तो रीअरेंजमेंट करा देंगे तो क्या बन जाएगा? तो ये हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइज, और जो Cl- है यहीं पे जाकर जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन अभी जो हम लोगों ने किया था उसी टाइप का NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, इसको इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। ये क्या करता है? Br रेडिकल जनरेट करेगा, और Br रेडिकल हमारे एलाइलिक पोजीशन में बना देगा। तो यहाँ एलाइलिक हेलोजनेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। और फिर हमें बस एल्कोहलिक KOH दे दिया। एल्कोहलिक KOH बीटा हाइड्रोजन को ढूंढेगा, अल्फा बीटा, ये वाला हाइड्रोजन निकालेगा, OH माइनस को जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इसको Br को बाहर फेंक देगा, क्या बन जाएगा? ये हमारा ऑप्शन बी वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रीडल का एसाइलेशन है, दोनों को मिलाने से हमें पता है CH3CO+ मिलता है। अब यही अटैक करेगा, सवाल है यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, दोनों तो सिमिलर पोजीशन है। तो अल्फा हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, 3 अल्फा हाइड्रोजन का निगेटिव यहाँ बनेगा, यहाँ 1 अल्फा हाइड्रोजन का निगेटिव बनेगा, तो ज़्यादा अमीर कार्बन है ये है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं अटैक करेगा, तो Me COMe यहाँ आ जाएगा और CHMA2 यहीं रहेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब प्रोपाइन ऑन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, तो प्रोपाइन ऑन पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करें तो वही हमारा रेड हॉट आयरन ट्यूब वाला ही क्वेश्चन है। तो पर हमें 3 मोल मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो हमारा कंपाउंड बनता है वो क्या बना करता है? मेसिटिलीन बना करता है, यही बन जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इन लसाइन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विथ कंसनट्रेट HNO3 वाइल टेस्टिंग फॉर हेलोजन बाई डूइंग इट्स। तो लसाइन एक्सट्रैक्ट में जब हम हेलोजन को टेस्ट करते हैं तो HNO3 से उसको बॉयल करके क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर उसमें सल्फ़र और नाइट्रोजन होगा तो उसमें डिकम्पोज हो जाएगा। हम लसाइन एक्सट्रैक्ट से HNO3 डाल के हम क्या करते हैं, अगर उसमें सल्फ़र नाइट्रोजन होगा तो उसको डिकम्पोज करने के लिए, तो डिकम्पोज करने के लिए Na2S और NaCN, ताकि अलग हो जाए और इंटरफेयर ना करे हमारे हेलोजन से, तो डिकम्पोजेज Na2S एंड NaCN फॉर्म्ड इज़ द आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें मैच द कॉलम बताना है, हमें बताना है इस एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से एजेंट यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन के लिए हम फेरिफेरोसाइनाइड, ये हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। सल्फ़र के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये हो जाएगा। फास्फोरस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अमोनियम मोलिब्डेट, और हेलोजन के लिए AgNO3। तो देख लो, ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन है, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा फोर्थ, और डी का हो जाएगा सेकंड। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हम लोग से पूछ सकते हैं।
ये चैप्टर हमारा जो रिएजेंट बेस्ड है, जिसको रिएजेंट याद रहेगा वो तुरंत कर देगा। इसमें ये नहीं है, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज कर लें, हमारा वन शॉट वाला पीडीएफ कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें, तो आप ये सब क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन हमारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब नीट और जेईई मेंस के और सेलेक्टेड कुछ अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इन सब क्वेश्चनों का जरूर क्लियर करें। अगर किसी को कोई भी सोल्यूशन ना समझ में आए तो हमसे डिटेल में पूछ सकता है। उम्मीद है आप लोग को ये सारे सोल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आया किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, हम लोग से पूछेगा, हम लोग उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप इस चैप्टर में एनसीईआरटी को भी रिएक्शन को बार बार पढ़िए और जो भी पीओसी के क्वेश्चन उसको बार बार करिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कोई डाउट होगा यू कैन आस्क अस पर्सनली। थैंक यू।